हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में भी हम केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन पे एमसीक्यूज देखेंगे और उनका डिटेल विश्लेषण देखेंगे। इससे क्या होता है कि किसी भी जो योजना है उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस दिशा में पूछे जाते हैं, ये आपको पूरा आइडिया लग जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो बुक में नहीं है वो यहाँ से आपको मिल जाती हैं। प्लस एक उद्देश्य ये भी है कि आपको दोबारा कॉपी खोलने के लिए मजबूर करना। जब आप ये योजनाएं देखते हो, कुछ ऐसी चीज जो आपको नहीं पता है तो आप फिर से अपनी कॉपी ओपन करते हो, उससे रिवाइज करते हो। ठीक है। अगर सपोज करो हर क्लास में 10 से 15 योजनाएं भी नई आ रही हैं, इन डेप्थ आ रही हैं, तो केंद्र सरकार की टोटल 70 से 80 योजनाएं हैं जो आपके काम की हैं। ठीक है। वो सारी आपने पढ़ ली तो आप बहुत आसानी से पूरा पेपर कर पाओगे। ठीक है। आज भी हम 20 से 25 योजनाएं देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। प्लस ये जो योजनाएं चल रही हैं वो एक गैप है, मतलब कैसे कि पहले की जो योजना है तो 1950 से 60-70 के बीच की, फिर उसके बाद की। तो अब जैसे ही आ रहा है वैसे ही हम डेट वाइज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे चल के आपकी बिल्कुल करंट वाली सारी योजनाएं आ जाएंगी, उसमें यूपी की भी आ जाएंगी, तो फिर आपका ये पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो अगर इन डिटेल में पूरी तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसी चैनल पे अलग अलग एक प्लेलिस्ट बना दी है। आपकी पंचायती राज की भी अलग है, कंप्यूटर की भी अलग है, यूपी स्पेशल की, और एक बीपीओ की टोटल वो है प्लेलिस्ट। उसमें सारी क्लासेज हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, सारा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहली योजना क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है एनएसएपी, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसकी बात हो रही। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इसमें एक करेक्शन ये कर लेना है कि ये जो योजना आती है आपकी वो आती है पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है। तो ये मंत्रालय आपको करेक्शन करना है। अब दूसरी चीज पे आते हैं कि इसका पूछा है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? तो इनमें से गरीबों हेतु बीमा, ये तो बिल्कुल नहीं है। अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, हाँ ये है कि वृद्धावस्था पेंशन। अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु वित्तीय सहायता, ये भी नहीं है। तो उपर्युक्त सभी अपने आप नहीं होगा। ये है, ये एक पोर्शन है। 5 योजनाओं का ये क्या है? एक छतरी है। कौन कौन सी 5 योजनाएं? 3 तो है आपकी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन। 2 हो गई, एक परिवार लाभ, एक परिवार लाभ योजना है, और एक क्या है आपकी अन्नपूर्णा योजना है। टोटल 5 योजनाओं की ये छतरी। पहले इसमें 6 थी, एक मातृत्व लाभ भी थी, अब उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसको किसी और योजना में मर्ज कर दिया गया। अब इसमें होता क्या है? तीनों पेंशन में तो आपको पता है केंद्र सरकार का एक अंश होता है और कुछ राज्य मिला के उसको दे देते हैं। ठीक है, समय समय पे ये बदलता रहता है, तो इसको आपको लेटेस्ट वाला देख लेना है। ये एक्चुअली आपके बहुत सारी योजनाएं आपकी पुराने जो क्वेश्चंस आए हैं वहाँ से उठाई गई। तो कई बार जो आपका लाभ है उस टाइम के हिसाब से देते हैं, तो लाभ या जो अमाउंट होता है वो कभी कई बार आपको करंट वाला देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आते हैं इस पर कि टोटल 5 योजनाएं हैं। अन्नपूर्णा किस लिए थी? इसमें था कि वो वृद्ध या वो वरिष्ठ नागरिक जो किस चीज के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। एक तो आपका जो राशन मिलता है पीडीएस, तो एक नॉर्मल मिलता है आपको, एक होता है अंत्योदय। इन दोनों में से किसी के तहत आपको अगर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? 10 केजी उनको हर महीने उपलब्ध कराना। ये था अन्नपूर्णा का। जो दूसरी योजना थी परिवार लाभ, इसमें क्या होता था कि अगर कोई परिवार का कमाने वाला व्यक्ति है, एकमात्र व्यक्ति जो परिवार का कमाने वाला, जो मुखिया है, उसकी डेथ होती थी अगर, तो 30,000 रुपये उसको दिए जाते थे। ठीक है। ये टोटल 5 योजनाएं। अब थोड़ा इन डेप्थ देख लेते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना। इसमें अति गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल था। तो ये एकमात्र, ये जो इसमें ऑप्शन है वो एकमात्र ऑप्शन इसका था, बाकी 4 और थे। वर्तमान में इसके अंतर्गत 5 योजनाएं हैं, देख लेते हैं। पहली कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। कब शुरू हुई? 19 नवंबर 2007 में। ये नाम बदला है, ध्यान रखना। शुरू हुई थी 1995 से। 1995 से 2007 तक इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। फिर 2007 से नाम बदल के क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। अभी भी इसका यही नाम है, नाम चेंज नहीं किया गया। आगे दूसरी योजना राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये भी 1995 में ही शुरू हुई थी। तो ये 2 योजनाएं 1995 में शुरू हो गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन 2009 में।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन 2009 से, ये दोनों 2009 से। और अन्नपूर्णा योजना कब से शुरू हुई थी आपकी? 2000 से। इसमें पहले राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना भी शामिल थी, लेकिन अब इस योजना को किस में शामिल कर लिया गया? जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना में क्या होता है कि जो प्रसव पूर्व जांच वगैरह होती है इसमें, और बाद में 1000 रुपये जननी सुरक्षा के, और मातृ वंदना पीएम मातृ वंदना योजना के 5000 रुपये, टोटल मिला के 6000 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। अब देखो, इतनी इन डेप्थ जब आपको किसी योजना की जानकारी होगी तो सपोज करो इस योजना से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप कर पाओगे। अब सपोज करो इसका कुछ पोर्शन कभी और भी आपने पढ़ लिया पिछली क्लासेज में, तो जब 2-3 बार आपके सामने से गुजरेगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाना है। ठीक है, तो एक फायदा ये भी होगा। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यूपीएससी के क्वेश्चन हैं ये सारे। ठीक है, तो इन कथनों पर विचार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग पात्र हैं। वृद्धावस्था पेंशन की बात हो रही, तो फिलहाल तो ये 60 वर्ष वाले पात्र हैं। जब ये शुरुआत हुई थी और जिस टाइम ये पूछा गया था उस टाइम पे 65 वर्ष पात्रता थी। इस टाइम 60 वर्ष है। 2 क्राइटेरिया बनाए हैं, एक 60 वर्ष और एक 80+। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति भोगी को केंद्रीय सहायता प्रतिमाह 300 रुपये की दर से दे है। ये इन्होंने बोला है, उस टाइम पे 300 ही थी, अब ये बढ़ गई है। ठीक है, अब शायद 500 केंद्र की होगी प्लस 500 राज्य देता है, 1000 रुपये मिलते हैं वृद्धावस्था पेंशन। देख लेना एक बार, ये चीज़ अपडेट कर लेना। तो इसमें से उस टाइम पे अगर देखो तो जो 65 थी तो वो भी आपका क्या था, उस टाइम पे 200 थी दर ये, तो ये भी गलत था। जब क्वेश्चन पूछा गया था वो भी गलत था। इस टाइम पे पहला वाला सही है आपका, क्योंकि 60 वर्ष कर दी गई है वृद्धावस्था की एज, और दूसरा वाला ये गलत है क्योंकि इस टाइम पे मानदेय ज़्यादा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? 19 नवंबर 2007 को प्रारंभ किया गया। फिर से ध्यान रखना, ये इंदिरा गांधी की बात हो रही है, नाम लगा है, नहीं तो ये 1995 में शुरू हुई थी। तो आपको क्वेश्चन भी देखना है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बता दिया है पहले भी ये चीज़। 1995 से 2007 तक क्या नाम था? राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले 65 वर्ष, जब शुरू हुई थी उस टाइम था 2011 तक 65 वर्ष आयु थी। 2011 में 60 वर्ष कर दी गई। आयु के वृद्धों को पहले 200 रुपये दिए जाते थे, अब ये 500 कर दिए, बस ये चेंज है। राज्य सरकारें भी अपना योगदान देती हैं, तो राज्य सरकारें भी उतना ही योगदान दे देती हैं। 2011 से इस योजना में 80 वर्ष या उसके ऊपर के अगर व्यक्ति है तो उनको 500 रुपये दे रही है केंद्र सरकार। अगला आते हैं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। क्या है, पहले इसके क्रक्स को समझो। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मिनिमम आवश्यकता होती है, किसकी होगी? चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सबकी होती है मिनिमम आवश्यकता। क्या क्या होती है? सड़क होना चाहिए, परिवहन के साधन होने चाहिए, बिजली होनी चाहिए, आवास होना चाहिए, पानी होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, कुटीर उद्योग होने चाहिए। इन सारी चीज़ों की पूर्ति करने के लिए ही ये कार्यक्रम आया था। तो किसको टारगेट कर रहा था? दोनों, चाहे ग्रामीण जनसंख्या हो चाहे नगरी। ठीक है, आ जाते हैं इसके उस पर। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की उपलब्धता हेतु आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है, जिससे गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके। अगला देख लेते हैं, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्न में से किस एक का पर्यायवाची? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर ज़्यादा टफ बनाएंगे तो वो यही क्वेश्चन पूछेंगे। अब सपोज करो ये क्वेश्चन ना भी पूछे, कोई और पूछे, तो अब आप जब 1-2 क्वेश्चन ऐसे देख लोगे तो वैसे सोचना भी आप प्रारंभ कर दोगे। फिर किसी भी योजना से रिलेटेड कोई कंटेंट मिलेगा तो आप इधर उधर का भी दिमाग लगाओगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस एक का पर्यायवाची है जो मिनिमम आवश्यकता प्रोग्राम है? अंत्योदय दृष्टिकोण। अंत्योदय दृष्टिकोण क्या होता है? जो आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुंचना, उसका विकास करना। दूसरा, भूख से मुक्त दृष्टिकोण, ये भी। तीसरा है मानव में विनियोजन दृष्टिकोण। अब सपोज करो जो न्यूनतम आवश्यकता सड़क अगर बना दोगे तो क्या केवल आखिरी व्यक्ति के लिए हो रहा है? क्या सबसे गरीब के लिए हो? नहीं, सबके लिए हो रहा है। तो ये क्या है कि मनुष्य की जो सारे मनुष्यों की जो मूलभूत आवश्यकता है, अगर आप उनकी पूर्ति कर देते हो तो मनुष्य क्या है, अपना विकास खुद ही कर लेता है। अगर किसी व्यक्ति को आपने शिक्षा के अच्छे अवसर दे दिए, अच्छे स्कूल दे दिए, फ्री में शिक्षा दे रहे हो, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल वगैरह बना दिए। अगर फिनलैंड की बात करो, फिनलैंड पिछले 8-9 साल से जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें टॉप पे रहता है।
क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन सब फ्री है, बीमा वगैरह। ऐसे ही जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो यही करते हैं कि आपका वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा है। किसी किसी देश में 40% तो मिनिमम डायरेक्ट टैक्स है, मतलब जितना आप कमाते हो सरकार 40% रख लेती है, कहीं कहीं ये 50% है। लेकिन इसके बदले में क्या मिल रहा है? आपको कुछ भी खर्च नहीं करना है। बीमा, स्वास्थ्य आपकी पूरी सरकार फ्री दे रही, शिक्षा सारे विद्यालय मुफ्त हैं, परिवहन के साधन सब कुछ मुफ्त है। तो अब आपको करना क्या है? अपनी टेंशनें तो रिमूव हो गई। अब आपको एक्स्ट्रा कमाना है, एक्स्ट्रा सुविधा चाहिए, तो आप क्या करोगे? कमाओगे, मेहनत करोगे। नहीं तो मेहनत करने के लिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य आपको चाहिए वो चीज़ें सरकार दे ही रही। तो इसीलिए ये दुनिया की सबसे सुखी कंट्री आती है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। और फिनलैंड तो जैसे पहले भी आया टॉप 5 में। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो मानव में विनियोजन दृष्टिकोण, मनुष्य में आप खर्च कर रहे हो, प्लानिंग भी कर रहे हो मनुष्यों के लिए, उसमें आप पैसा लगा भी रहे हो, तो इससे क्या होगा? वो व्यक्ति अपना विकास खुद ही कर लेगा। यही दृष्टिकोण था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसका शुभारंभ कब हुआ? 1975 में। डेट याद रखना, सन जो लिख लिया करो। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश में मानवीय संसाधनों में विनियोजन था। मानवीय जो जैसे मानव होता है, मानव हो गया मानव संसाधन, और मानव पूंजी, दोनों में अंतर है। मानव को जब उसकी उत्पादकता बढ़ा दी जाती है तो वो बन जाता है मानव पूंजी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए उसके शिक्षा दे दो, स्वास्थ्य दे दो, उसका स्वास्थ्य सही हो, शिक्षित हो, स्किल हो उसके अंदर, केवल किताबी ज्ञान ना हो। 3 चीज़ें होंगी तो वो मनुष्य फिर मानव नहीं रहता है, वो मानव पूंजी बन जाता है। इसमें व्यक्ति को साक्षर बनाने, प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करने, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल, जलापूर्ति, सड़क, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास, शहरी मलिन बस्तियों का पोषण, इन सब में, और पर्यावरणीय सुधार, ये सब शामिल थे। ठीक है, बाद में ये सभी उद्देश्य कहाँ आ गए? भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल हो गए। भारत निर्माण कब आई थी आपकी? 2000 में। आप लोगों ने सुना होगा, हो रहा भारत निर्माण। आगे चलते हैं। भारत निर्माण एक बार देख लेना, शायद 2005 में आई थी, एक बार इसका सन चेक कर लेना। शहरी बेस्टी उद्यम, शहरी मजदूरी के बदले रोजगार, आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग है? ये पूछा है किस योजना के ये सारे भाग है। शहरी बेस्टी, बेस्टी क्या होता है? 2 वर्ड होते हैं, अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। एक होता है बेस्टी, एक होता है समष्टि। बेस्टी होता है कोई एक सिंगल यूनिट, या तो सिंगल व्यक्ति हो, या फिर सिंगल परिवार हो, या सिंगल कंपनी हो। और समष्टि में सब आ जाता है, सारे व्यक्ति आ जाएंगे उस जगह के, सारी कंपनी आ जाएंगी, सारी पूरे देश की अर्थव्यवस्था, मतलब समष्टि की बात हो रही। तो शहरी बेस्टी उद्यम, सिंगल व्यक्ति के उद्यम की बात हो रही, सिंगल यूनिट की बात हो रही, दैट मीन्स कुटीर उद्योग, कुटीर और सूक्ष्म उद्योगों की बात हो रही। शहरी मजदूरी के बदले रोजगार, आवास तथा आश्रय का उन्नयन, ये सब किसके भाग है इन्होंने पूछा है। तो ये किसके भाग थे? जवाहर रोजगार योजना, या नेहरू रोजगार योजना, या समेकित। तो ये मैंने बताया था कि जो आपकी जवाहर रोजगार योजना आई थी वो किसकी आई थी? ग्रामीण क्षेत्रों की। ठीक है, और ये बात किसकी हो रही? शहरी की, सारे शहरी की। तो नेहरू रोजगार योजना इसी का ही पार्ट थी, और ये शहर वाले क्षेत्रों के लिए थी। सेम 1989 में ये भी आई थी, 1989 में ये भी आई थी। 11 अक्टूबर 1989 को प्रारंभ नेहरू रोजगार योजना किसका भाग थी? जवाहर रोजगार योजना का शहरी प्रतिरूप है। NRY, नेहरू रोजगार योजना का उद्देश्य क्या था? शहरी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगार का सृजन करना। शहरी सूक्ष्म उद्यम, SUME, शहरी मजदूरी रोजगार योजना, SUWE, ऐसे शॉर्ट फॉर्म पूछे जाएंगे, इनके शॉर्ट फॉर्म जो याद कर लेना। तथा आवास एवं आश्रय का उन्नयन, सासू कार्यक्रम NRY में शामिल थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखो इन क्लासों का महत्व क्या होगा, जो भी सही से क्लास कर रहे होंगे ये क्वेश्चन तुरंत देखते ही कर लेगा कि युग्म सुमेलित नहीं है। ट्राइसेम कई बार बताया जा चुका, 1979 सही था। NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, 1980 बिल्कुल है। और एक और आया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी 1980 में। JRY, जवाहर रोजगार योजना, ये आपकी कब आई थी? अभी बताया, 1989 में। इसके बाद स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ये 1999 में कई बार बताया जा चुका। तो ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। जवाहर रोजगार योजना 1989 में, इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम शामिल थे। कौन कौन से? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल एम्प्लॉय गारंटी प्रोग्राम, REGP। तो विकल्प सी छोड़ के सभी सुमेलित हैं। आगे चलते हैं।
निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युग्म में बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। जनश्री बीमा योजना, फिर से दो, सबके सन आ रहे हैं। पुरानी योजनाओं में अधिकतर सन पूछा जाएगा, उद्देश्य पूछा जाएगा, कुछ काम अगर विशेषता है तो उसकी। तो जनश्री बीमा योजना 2000 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कई बार बताया 2005 ही सही है। एमजी नरेगा, अगर महात्मा गांधी लगा तो महात्मा गांधी तो आपका 2009 में लगा था। उसके पहले ये क्या था, नरेगा। कानून कब आया था ये? 2005 में। 2006 में क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। 2 फरवरी 2006 से ये लागू हुआ था। 2008 में क्या हुआ था, पूरे देश में लागू हो गया था। यहाँ पे केवल 200 जिले थे। ठीक है, तो इस तरीके से सारी डेट्स हैं। आम आदमी बीमा योजना 2007। तो जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 को प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में यह अधिनियम आया था। पुनर्नामकरण इसका कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को, एमजी नरेगा। तो क्वेश्चन की पूरी भाषा भी पढ़नी है कि पूछ क्या रहा है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन देते 2005 और 2009, तो एमजी उसमें लगा है, तो एमजी कब लगा, महात्मा गांधी 2009 में। निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रमों में से एक नहीं है, आपको बताना है। तो भारत सरकार के रोजगार सृजन और गरीबी निवारण कार्यक्रम में से क्या नहीं है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बिल्कुल इसी के लिए था। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बहुत डिटेल में इन डेप्थ पढ़ाया है। इसके तहत जितने भी और भी मिशन चल रहे हैं ना, आजीविका एक्सप्रेस वो सब पढ़ाया है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये भी है। क्या नहीं है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, ये मजदूरों के लिए था। ठीक है, इसमें देखते हैं भारत सरकार के रोजगार सृजन और गरीबी निवारण कार्यक्रम में ये तीनों शामिल हैं। जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष क्या था, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की सहायता करना था इसका। इंदिरा आवास योजना की मुख्य विशेषता आपको बतानी है, 10 लाख कुओं का निर्माण। मिलियन वेल्स स्कीम ये अलग थी। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, ये इसकी मुख्य विशेषता नहीं थी, ध्यान रखना। जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त होके आए हैं उनके लिए ये चीज़ जरूरी थी कि ये आवास मिल जाता था। अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना, हाँ ये बिल्कुल थी, और बाद में इसका विलय किसमें, पीएम आवास योजना में कर दिया गया। केंद्र द्वारा 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये भी गलत है। तो कौन सा रहेगा आपका, अनुसूचित जाति के सदस्यों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना। किस किस को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त है, उन सबको। देख लेते हैं, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी एक स्पीडअप पकड़े, रेगुलर आप टेस्ट देते रहो। टेस्ट का भी फायदा ये होगा कि जब आप किसी एक टॉपिक पे 150 प्लस 200 एमसीक्यू जब आप लगाते हो तो टॉपिक कहीं से बचता नहीं है। तो 2 तरीके से तैयारी होती है, एक आपके पास कंटेंट, क्लास कंटेंट भी आपने पढ़ लिया, प्लस आपने टेस्ट भी पढ़ लिया, उसकी मार्क्ड कॉपी रख के बार बार आप रिवाइज कर रहे हो। इससे बाहर फिर कुछ जाता नहीं है। ठीक है, एक ये फायदा है। यहाँ पे क्या प्रॉफिट मिलेगा आपको कि सिंगल पीडीएफ पंचायती राज की मिल जाएगी, कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्यूटर पे भी मिल जाएंगे, पंचायती राज पे मिल जाएंगे। 15 एमसीक्यूज पहले हो चुके वो भी मिल जाएंगे पंचायती राज पे, और फिर से शुरू हुए 8 हो चुके ये भी मिल जाएंगे। ठीक है, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लासेज, वीडियो क्लासेज, पीडीएफ सब मिल जाएगा आपको, और टाइम टू टाइम पे टास्क वगैरह ये सब होते रहते हैं, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो इसमें आपकी क्वेरीज वगैरह आ जाती है। फीस 299 है, इस नंबर पे पे करना है, नेम मैच कर लेना, और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे आप भेज सकते हो। ठीक है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ पे आपको जो एटमॉस्फेयर माहौल मिलेगा ना, फिर बाहर आप क्या कर रहे हो ना वो आपको पता है कि ये कर रहे हो, यहाँ पे जो माहौल मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि स्टूडेंटों की तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है ना। 1250 के आसपास यहाँ स्टूडेंट हो चुके हैं, तो उनका एक अलग ही लेवल चल रहा है, तो आप उनके साथ भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। आगे चलते हैं, तो उत्तर जो मैंने बताया था इंदिरा आवास योजना का, इंदिरा आवास योजना कब, 1985-86 में। अब ये पूछ लेते हैं, ये बहुत सही है, इसका एक्सप्लेनेशन देखना। RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कब हुआ था, 1983 में ये शुरू हुआ था। इसकी एक उप योजना के रूप में ये प्रारंभ की गई थी इंदिरा आवास योजना, कब, 1985 में। इसका उद्देश्य क्या था उस टाइम पे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सबसे गरीब लोगों
या मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों का निर्माण करना। उस टाइम पे 70,000 रुपये मिलते थे मैदानी इलाकों के लिए, 75,000 मिलते थे आपके पहाड़ी एरियाज के लिए। वर्तमान में इंदिरा आवास का पुनर्गठन किस रूप में कर दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आरंभ किया गया था 2004 में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ भारत सरकार ने 2004 में किया था। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और जो सेक्स वर्कर हैं, मैला ढोने वाले हैं, इन सब परिवारों की बालिकाओं के लिए था। ठीक है। शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक, वो ब्लॉक इस टाइम पे अभी आपको पता है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चल रहा है। इस ब्लॉक 500 ब्लॉकों को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले आपका चल रहा था आकांक्षी जिला कार्यक्रम, 112 के लगभग इसमें थे आपके क्या जिले, जो देश के सबसे पिछड़े जिले थे। उनका तीव्र गति से विकास बहुत ही तरीके से चल रहा है। नीति आयोग डेल्टा रैंकिंग वगैरह निकालता है, इनका हर साल इनका मापन होता है, जो सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो अपडेट लेते हैं, तो बड़े तीव्र गति से इनका विकास हो रहा है। अब इन्होंने ब्लॉक में भी सेम करना शुरू कर दिया। तो यही था, उस टाइम पे पिछड़े हुए ब्लॉक थे जहाँ महिला साक्षरता, शैक्षणिक जेंडर गैप राष्ट्रीय स्तर पर कम था। इनमें आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने के लिए किया गया। किसको? बालिकाओं के लिए। 1 अप्रैल 2007 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का विलय किसमें कर दिया गया? सर्व शिक्षा अभियान में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके लिए। आप लोगों को बताना है कि ये जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है इसमें यूपी के कितने जिले शामिल हैं। ब्लॉक में भी बताना है और प्लस आकांक्षी जिला कार्यक्रम में भी बताना है। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का प्रयास है। जननी सुरक्षा योजना कई बार बात हो चुकी है, प्रसव पूर्व जांच वगैरह, सुरक्षित मातृत्व एक प्रकार से। ठीक है। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल। प्रसूति की लागत वहन करने हेतु माँ को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना, जैसे मैंने बोला जननी सुरक्षा योजना के तहत 1,000 रुपये मिलते हैं। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना MVY, इसके तहत 5,000, टोटल 6,000 मिलते हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है गर्भावस्था और प्रसूति से हुई वेतन हानि की आपूर्ति करना। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ये वाला सही नहीं है। ये जो वेतन की हानि होती है वो होती है मातृ वंदना योजना से। ठीक है, इसको कवर किया जाता है। और जननी सुरक्षा योजना से क्या किया जाता है? आर्थिक सहायता, जो प्रसूति की लागत वहन करने के लिए। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना को कब शुरू किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आपको अधिकार दे दिया गया, ये ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार आपका क्या है? आर्टिकल 21A, जीवन के अधिकार के साथ इसको जोड़ा गया है। 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार निहित है इसमें प्राथमिक स्तर तक के। तो हाँ बिल्कुल, 6 से 14 वर्ष की बात हुई है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो है प्राथमिक हो गया, आगे चल के इसमें पूर्व माध्यमिक भी आ जाएगा। इनको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, ये आपका अधिकार है। जैसा मैंने बोला है, संकेत में अगर आपके संविधान में 21 आर्टिकल 21 में जोड़ा, सबसे व्यापक है आपका आर्टिकल 21। हर एक चीज इसके अंतर्गत आती है। स्वच्छ पर्यावरण, कानूनी सहायता पाने का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत रख दिया आपका। इसके बाद आपको एकांत में कारावास के विरुद्ध अधिकार, सामूहिक रूप से फांसी देने के विरुद्ध अधिकार, ये सारी चीज़ें इसमें डाली हैं आपकी। विदेश यात्रा का अधिकार भी इसके अंतर्गत है आपका। तो राइट टू लाइफ बहुत व्यापक है, इसके साथ जोड़ना मतलब इसको कितना व्यापक रूप प्रदान किया गया है शिक्षा के अधिकार को, यह ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें क्या था? मुफ्त तथा एक केस हुआ था TMA पाई केस। TMA पाई केस में क्या हुआ था कि जो शिक्षण संस्थान है प्राइवेट वाले, शिक्षा के अधिकार में क्या होता है, जो गरीब बच्चे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, उनके लिए एक रिजर्वेशन है। 25% स्टूडेंटों को, गरीबों के स्टूडेंटों को यहाँ चाहे जितना बड़ा प्राइवेट स्कूल हो वहाँ पे एडमिशन देना होता है। और यहाँ तो एक एक सीट के लिए जो बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं मारामारी होती है। तो प्राइवेट स्कूल पहुँच गए कोर्ट कि ये तो हमारा व्यवसाय है, इसमें आप कैसे रिजर्वेशन दे सकते हो। तब TMA पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शिक्षा आपका एकदम विशुद्ध रूप से व्यवसाय नहीं हो सकता। तो केवल अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, बाकी प्राइवेट स्कूलों में भी इस अधिनियम के तहत रिजर्वेशन है। माध्यमिक स्तर तक के, तो प्राथमिक स्तर तक के इसमें है, और पूर्व माध्यमिक भी जोड़ सकते हो आप।
कब प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010 को, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य बनाया गया। वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई। किस लिए चलाई गई थी? कि नामांतरण बढ़े स्टूडेंटों का, प्लस रिटेन, जो स्टूडेंट नामांतरण के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद विद्यालय छोड़ देते थे, वो भी उनकी दर में कमी आए। तो कौन सी शिक्षा बढ़ाने के लिए? प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, उसे बनाए रखने, छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने के साथ साथ बच्चों के बीच पोषण स्तर सुधारने के दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को पहले देश के 2408 ब्लॉकों में शुरू किया गया, जिसे वर्ष 1997-98 तक देश के समस्त ब्लॉकों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में इसके अंतर्गत क्या है? सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकाय के जो स्कूल होते हैं, है ना, म्यूनसिपालिटी वगैरह के, शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक एवं अभिनव शिक्षा, मदरसा या मकतब आदि में 1ली से 8वीं तक पढ़ाई कर रहे बच्चों को शामिल किया गया। तो इस टाइम पे जो आपका मध्याह्न भोजन है वो 1 से 8 तक है। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय सहायता दी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय सहायता है, इसका प्रबंधन कौन देखता है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने नाम फिर से इसका शिक्षा मंत्रालय कर दिया, पहले भी शिक्षा मंत्रालय नाम था। आप लोगों को बताना है कब ये शिक्षा मंत्रालय नाम किया गया। तो मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई? 1995 में। इसमें भोजन निर्माण लागत को केंद्र और पूर्वोत्तर राज्य, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोला जाता है, केवल पूर्वोत्तर नहीं है इसमें 3 पहाड़ी राज्य भी हैं आपके, क्या क्या? J&K, हिमाचल और उत्तराखंड। ठीक है, इनको स्पेशल कैटेगरी और 8 हो गए पूर्वोत्तर, टोटल 11 राज्य आते। 90/10 इनका है। जो यूटीज होती हैं उसमें तो 100% केंद्र ही देता है, और बाकी जो अन्य राज्य हैं उनमें क्या है? 75:25 है। और प्रबंधन और वित्तीय कौन देखता है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। बिल्कुल सही है। शिक्षा मित्र योजना जो आई थी, तो जो भी पढ़े लिखे थे वो विद्यालयों में पढ़ा सकते थे बिना किसी एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए। ठीक है, इसमें क्या था कि गाँव के जो शिक्षित लोग हैं वो गाँव के छोटे बच्चों की शिक्षा में अपनी भागीदारी दे सकते थे। दूसरा था मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना, इसका उद्देश्य था। बिल्कुल ये भी था कि अध्यापक और छात्रों के बीच एक अनुपात चाहिए कि एक अध्यापक 20, जो स्टैंडर्ड होता है 20 बच्चों पे, जो आपकी प्राइमरी स्कूल है, एक शिक्षक हो, तो इसको बनाए रखना था, है ना। लेकिन क्या इसका सही रीजन है? अगर ये बनाए रखना था तो शिक्षा मित्र की भर्ती क्यों करते? आप शिक्षक की भर्ती करते ना, जो प्रॉपर शिक्षक है। तो ये रीजन अपने आप में तो सही है, लेकिन इसका ये सही कारण नहीं हो सकता, सीधी बात है। ये भी सही है, ये भी सही है, बट एक कारण सही नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब? 1994 में। क्या था? प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने, स्कूल छोड़ने की दर को कम करने, सामाजिक लिंग भेद की दर को कम करने तथा बच्चों की व्यवहारिक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब? 1994 में किया गया था। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? पहले भी बताया जा चुका। प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में क्या था? मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं? डेस्क। तुरंत दिमाग उधर लगा लिया करो जब कोई चीज़ किसी का उद्देश्य बताए, क्या क्या चाहिए, अपने आप को वहाँ रख के देख लिया जो डेस्क चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, इसके बाद चौक चाहिए, डस्टर चाहिए, है ना, ऊपर पंखे चाहिए, लाइटें चाहिए अच्छे से, तो ये मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके जस्ट 1 साल बाद, ये 1987 में शुरू हुआ था। 1 साल बाद राष्ट्रीय साक्षरता अभियान इन्होंने शुरू कर दिया था 1988 में। लास्ट क्लासेज में बताया जा चुका है। तो 1987 में शुरू हुआ प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? ध्यान रखना, इंक्लूसिव शब्द क्या होता है? इंक्लूसिव होता है सबकी भागीदारी, खास तौर से जो वंचित तबका है। ठीक है,
जो व्यक्ति भागीदारी करने में असमर्थ है उनको भी भागीदार बनाना, उन तक फायदा भी पहुंचे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड मतलब दिव्यांग। एट सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है, माध्यमिक स्टेज की बात हो रही है, तो तुरंत यहाँ से आंसर निकल आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन सही से पढ़ लिया करो। तो साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जब सेकेंडरी स्टेज की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इस टाइम पे समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया गया सबको, तो इस टाइम पे अगर पूछा जाएगा तो ये समग्र शिक्षा अभियान हो जाएगा। माध्यमिक स्तर पर निःशक्तजन समावेशी शिक्षा योजना कब शुरू की गई, 2009-10 में। यह योजना पहले से चल रही निःशक्त बच्चों के लिए एक शिक्षा योजना के स्थान पर लाई गई थी। इसके अंतर्गत 9 से 12 में पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA के अंतर्गत सम्मिलित कर ली गई। स्वच्छ भारत अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है, ये तो बड़ा ही मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा। 2 अक्टूबर, ये गवर्नमेंट जब बनी थी उसके बाद 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन शुरू कर दिया था गांधी जयंती पे। गांधी जी का चश्मा भी आपने देखा होगा ऐसे बना होता है उस पर, ठीक है। तो ये शुरू कर दिया। इसके बाद 5 साल का लक्ष्य रखा कि 5 साल के अंदर भारत को ODF फ्री, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना है, चाहे ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी हो। 2019 तक ऑलमोस्ट सारे राज्यों ने अपने आप को ODF घोषित कर दिया, इसका मतलब फ्री हो गया। एक तो ये हो गया, तो 2019 हो जाएगा, 5 साल का था। आगे का बता रहा है इसका मिशन 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शुरू होगा। अब इसमें व्यक्ति गलती करेंगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। पहला वाला 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था, लेकिन दूसरा वाला 1 अक्टूबर को शुरू हुआ, 1 अक्टूबर 2021। यहाँ गलती करके मत आना। अब लक्ष्य क्या रखा है, ODF प्लस घोषित करना, कि केवल शौच मुक्त नहीं, शौच के साथ आपका सॉलिड लिक्विड वेस्ट भी प्रबंधन होना चाहिए, कचरा मुक्त शहर होने चाहिए, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2021 से 2026 तक ये चलेगा, 5 साल तक। ये सारी चीज़ें बता दी। अब देखते हैं हाल ही में उस टाइम जब ये क्वेश्चन आया, रोशनी शब्द समाचारों में था, यह संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित था, तो रोशनी में लोग मोतियाबंद लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये क्या था, जनजातीय युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। कहाँ पे होगा ये, जो भी नक्सल प्रभावित एरियाज हैं, ठीक है, नक्सल प्रभावित एरियाज में जो जनजातीय युवक हैं उनका कौशल विकास और प्रशिक्षण से संबंधित एक कार्यक्रम था रोशनी। जून 2013 में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, इस टाइम पे जो कांग्रेस की IT सेल के हेड हैं, IT डिपार्टमेंट के, इनके द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण युवाओं के लिए नई कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम रोशनी की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जनजातीय युवाओं को कौशल विकास कर उनकी आजीविका में सुधार करने का प्रावधान है। अगला, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को क्या कहते हैं, तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कौन सा कार्यक्रम उस टाइम पर घोषित किया गया, अंत्योदय, बिल्कुल नहीं, अंत्योदय के तहत अनाज मिलता है, रोजगार योजना में रोजगार मिलेगा, 15 सूत्री कार्यक्रम ये हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं इसका, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु PM द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया गया था, और निर्धनता निवारण हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम था। निम्न मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम। अब ऐसे जो नाम होते हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेज होंगे अगर इधर उधर से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो परियोजना है, अब देखो इसमें आप समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये थी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की। क्या था, अल्पसंख्यकों के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए है, ठीक है। इसका शुभारंभ 4 मार्च 2014 को किया गया था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था, एक प्रकार से यहाँ पे बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। आगे चल के इसके लिए 200 गांव दान में किसने दिए थे, इसकी मरम्मत भी कराई थी, 200 गांव दिए थे धर्मपाल, ठीक है। ये इसकी कहानी है। यहाँ पे इसको बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, ठीक है। पूरा कहते हैं कि 6 महीने तक जलता रहा था। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए दुनिया भर से व्यक्ति आते थे, ह्वेनसांग जैसे भी व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति। और आज भी दुनिया मानती है, इसके खंडर पूरे ज्यों के त्यों ऐसे बने हैं कि आज भी ऐसा विशाल स्ट्रक्चर शिक्षा के लिए उस टाइम का नहीं मिलता कहीं, ठीक।
इसकी शुरुआत, ये जो नालंदा परियोजना है, इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आज की क्लास ख़त्म होती है। ये पेड बैच की जानकारी आपको दी जा चुकी है। जिसको भी ज्वाइन करना है वो आराम से ज्वाइन कर सकता है। प्लस आप लोगों की भी जिम्मेदारी, जो लोग भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, करीबी हैं, उनसे आप शेयर करते रहो चीज़ें, सब तक ये चीज़ पहुँचे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।